हेलो बच्चों, कल हम गॉसिस थ्योरम के एप्लीकेशन पर चर्चा कर रहे थे। इससे पहले आप लोगों को गॉसिस थ्योरम कराई थी, उसका प्रूफ कराया था और उसके बाद हम इसके एप्लीकेशंस करा रहे थे। आप लोगों को कल हमने गॉसिस थ्योरम का एक एप्लीकेशन करा दिया था कि अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, उसके लिए कल हमने ड्राइव किया था और आप लोगों को गॉसिस थ्योरम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे। आज हम आपको सेकंड इसका एप्लीकेशन कराएंगे और उस एप्लीकेशन से पहले आपको एक न्यूमेरिकल कराएंगे जो कि कल वाले एप्लीकेशन से रिलेटेड है। चलिए, तो सबसे पहले हम उस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये न्यूमेरिकल जो हमें कराना है, जो कि कल वाले एप्लीकेशन से रिलेटेड है, वो बोर्ड पर आपके सामने लिखा हुआ है कि अनंत लंबाई के तार से 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 4.5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम है। तार पर रेखीय आवेश घनत्व की गणना कीजिए। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, लेकिन इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड है, इसलिए इसके लिए कराते हैं। तो देखिए, सवाल में 2 मीटर दूरी दे रखी है और आपको पता है दूरी को डिनोट करते हैं स्मॉल r से, इसलिए स्मॉल r बराबर 2 मीटर हो जाएगा। सेकेंड, आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है और तीव्रता आपको पता है कैपिटल E से डिनोट करते हैं और ये 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम है। हमें रेखीय आवेश घनत्व दैट इज लैम्डा की गणना करनी है। आप लोगों को 3 प्रकार के आवेश घनत्व पढ़ाए थे: रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। जब आवेश किसी एक रेखा पर फैला हुआ होता है तो रेखीय आवेश घनत्व लगता है, किसी पृष्ठ पर फैला होता है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व लगता है, पूरे आयतन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो आयतन आवेश घनत्व लगता है। यहाँ पर हमें लैम्डा की गणना करनी है। लैम्डा बराबर होता है Q/T। यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन है वो इसके एप्लीकेशन से है, इसीलिए इसके लिए हम करेंगे E = λ/2πε0r। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो E × 2πε0r हो जाएगा। E की वैल्यू है 4. सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का हमने डिवाइड कर दिया तो E/2 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे और ये ऐसा हमने इसलिए किया। वैसे तो चाहते तो हम इसके लिए E की वैल्यू लगाकर, पाई की वैल्यू लगाकर, ε0 की वैल्यू लगाकर, r की वैल्यू लगाकर डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी कैलकुलेशन लंबी पड़ेगी। हमारे पास बहुत सिंपल सा रास्ता है, इसलिए उससे कर देते हैं। 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई करने से ये 4πε0r बन जाएगा और इसकी वैल्यू आपको रटी हुई है। आपने 1/4πε0 पढ़ा है 9 × 10⁹, लेकिन ये 1/4πε0 नहीं है, सिर्फ 4πε0 है, इसीलिए इसकी वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी। 9 × 10⁹ की जगह पर 1/9 × 10⁹ हो जाएगी। तो चलिए लगाते हैं। E की वैल्यू है 4.5 × 10⁴ और अपॉन में चल रहा है 2 और इनटू ये 1/9 × 10⁹ और इनटू में स्मॉल r की वैल्यू है 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 4.5 से 9 2 टाइम्स कट जाएंगे तो इधर बचेगा आपका 1/2 × 10⁻⁵। 9 ऊपर जाएंगे -9 हो जाएंगे, -9 में से +4 जाएंगे तो ये बचेंगे आपके -5। हम ऐसा करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब ये पावर -6 रह जाएगी। 2 से काट दीजिए, 5 बार जाएंगे तो ये 5 × 10⁻⁶ कूलम प्रति मीटर इसकी यूनिट होती है। तो ये हमारा बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था, इसके लिए आप लोगों को कर लेना है। चलिए अब नेक्स्ट
एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा एप्लीकेशन है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला दूसरा दोनों ही एप्लीकेशन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो दूसरा हमारा एप्लीकेशन है अनंत विस्तार की समतल अचालक चालक के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस डेरिवेशन को हमें करना है। ध्यान दीजिए, एक अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर है। समतल अचालक चादर में कोई प्लास्टिक की शीट हो सकती है। अनंत विस्तार की मतलब बहुत बड़ी है, इसका अनलिमिटेड विस्तार है, फैली हुई है। तो हमने ये कोई अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर है। ये देखिए अनंत विस्तार की ये कोई हमने समतल अचालक चादर ले ली, ये आपको दिखाई दे रही है। ये अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर है। इधर उधर चारों साइड में इसका कोई डेफिनेट जो साइज है वो नहीं है, ठीक है। इस चादर का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो हमने सिग्मा मान लिया। इस पूरी चादर पर प्लस आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। इस तरीके से हम जगह जगह इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से, प्लस आवेश एक समान रूप से फैला हुआ दिखा देंगे। और इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो हमने सिग्मा मान लिया। अब अगर ये मान लें कि इसके कैपिटल ए क्षेत्रफल पर प्लस क्यू आवेश फैला हुआ है, तो इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा वो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होगा। यहाँ पर हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा ही क्यों लिया, जबकि हमने आपको तीन आवेश घनत्व पढ़ाए थे। आपको रेखीय आवेश घनत्व पढ़ाया था, पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़ाया था और आयतन आवेश घनत्व पढ़ाया था। देखिए यहाँ पर जो आवेश फैला हुआ है वो एक चादर पर फैला हुआ है, एक चादर के पृष्ठ पर फैला हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व ही लिया है। अगर ये आवेश किसी एक तार पर फैला होता, किसी एक सीधी लाइन पर फैला होता, तो हम रेखीय आवेश घनत्व ले लेते। अगर यही आवेश किसी आयतन में फैला होता, उसके अंदर और बाहर पूरे में पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता, जैसे गोला हम ले लेते, गोले के अंदर बाहर होता तो आयतन आवेश घनत्व लगता। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व लेने का रीजन सिर्फ यही है कि यहाँ पर जो चार्ज फैला हुआ है वो एक पृष्ठ पर फैला हुआ है, एक चादर पर फैला हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पर सिग्मा लिया है, पृष्ठीय आवेश घनत्व लिया है। यहाँ से जब हम सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे तो सिग्मा बराबर Q इंटू ए हो जाएगा। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट नाम दे दिया। अब जैसा कि हमने पहले एप्लीकेशन में किया था और हमने आप लोगों को बताया भी था कि जब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस की थ्योरम की सहायता से निकालनी होती है तो हमेशा एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। जो गॉसियन पृष्ठ है वो डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए अलग अलग टाइप का होता है, एक जैसा भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी हम जैसा कि पिछले में किया था एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ को हम लेंगे। तो हमने ये मान लिया, आप लोगों को जरा इससे बताते हैं। ये समतल अचालक हमने चादर ले ली, इस चादर पर प्लस आवेश इधर भी हमने फैला दिया, प्लस आवेश हमने इधर भी फैला दिया। इस चादर से स्मॉल आर दूरी पर इधर हमने कोई, यहाँ पर मान लीजिए ये बिंदु हमने पी ले लिया, इसकी दूरी चादर से स्मॉल आर है। सेम जितनी दूरी पर हमने इस साइड में मतलब राइट साइड में जितनी दूरी पर बिंदु पी लिया है, सेम उतनी ही दूरी पर लेफ्ट साइड में एक बिंदु हम दूसरा बिंदु ले लेंगे पी डैश। जैसा कि चित्र में हम दिखाएंगे, एक हमने यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट लिया है पी, सेम ऐसे इधर भी स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक अदर पॉइंट ले लेंगे पी डैश।
इसके बाद हम P और P' से होकर जाने वाले एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो देखिए ये हमारा बिंदु P था और ये हमारा बिंदु P' था। ये P है और ये P' है। इन दोनों से जाने वाला ये वाला हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ मान लिया, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये वाला अनुप्रस्थ काट जो क्षेत्रफल होता है वो ये वाला होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्रफल को हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। सिंपल सा आप एक मूली लीजिए या गाजर ले लीजिए, या फिर इस समय खीरा का सीजन चल रहा, आप खीरा ले लीजिए। एक यूनिफॉर्म बेलनाकार खीरा होना चाहिए और उस खीरा को आप एक चाकू से बिल्कुल सीधे सीधे ऐसे काट दीजिए। काटने के बाद जो आपको एकदम वृत्त के आकार की स्लाइस दिखाई देती है, डिस्क के आकार की जो स्लाइस दिखाई देती है, वही उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये इसका है। तो सेम वही चीज हम यहाँ पर करेंगे। P और P' से पास होने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे। तो देखिए ये हमने P और P' से पास होने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। P और P' से पास होने वाला एक बेलनाकार हमने गॉसियन पृष्ठ ले लिया। ये पूरा हमारा गॉसियन पृष्ठ बनकर तैयार हो गया। ये P' है और ये हमारा P है, और इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वो हमने कैपिटल A माना है। ये भी क्षेत्रफल A होगा, ये भी क्षेत्रफल A होगा और ये भी क्षेत्रफल A होगा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो हमेशा प्लस आवेश से दूर होती है। तो देखिए ये जो आपकी चादर थी, इस पर प्लस क्यू आवेश इधर फैला हुआ था, तो इसकी वजह से तीव्रता इधर भागेगी, और इस पर भी प्लस क्यू आवेश इधर फैला हुआ है, इसकी वजह से तीव्रता इधर भागेगी। तो सेम वही चीज हम यहाँ डेरिवेशन इसमें दिखाएंगे डायग्राम में। तो इधर जो तीव्रता होगी आपकी, वो तीव्रता इधर के लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर भागेगी, और इसकी वजह से जो तीव्रता होगी, दूसरे फेज की जो तीव्रता होगी, वो भी आपकी इधर के लिए, ये तीव्रता आपकी ये होगी। यहाँ पर हमने ये जो आपको बीच में छोटा सा टुकड़ा ये दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल हमने DA मान लिया। देन इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो DA इधर के लिए हो जाएगा। सेम ऐसे ही इसका हमने एरिया DA मान लिया, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी DA इधर हो जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा पृष्ठ के आगे लंबवत होता है। जैसे ये हमारा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल था, तो इसका जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया का जो एरिया वेक्टर है बाहर के लिए ऐसे जाएगा, इसीलिए ये हमने इधर के लिए दिखाया है और ये वाला हमने इधर के लिए दिखाया है। सेम ऐसे देखिए जो बेलन होता है उसके अंदर 3 पृष्ठ होते हैं। एक तो ये वाला वृत्तीय पृष्ठ होता है, ये वाला जैसा कि मैंने दिखाया है, एक इधर ये वाला वृत्तीय पृष्ठ है, और एक आपको जो ऊपर पूरा दिखाई दे रहा है ये वाला, ये वक्र पृष्ठ होता है। तो यहाँ हम वक्र पृष्ठ का भी एक एलिमेंट ले लेंगे। एक वक्र पृष्ठ का हमने ये एलिमेंट ले लिया, और वक्र पृष्ठ का जो एलिमेंट है इसका एरिया हमने DA' मान लिया। तो इसका भी जो DA' होगा वो एरिया वेक्टर हो जाएगा, DA'। और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो तो आपकी इधर के लिए है ही, तो E की वैल्यू तो इधर है। अब हम क्या काम करेंगे, क्योंकि गॉस की थ्योरम का यूज करके हमें तीव्रता निकालनी है, और गॉस की थ्योरम में तो आपने पढ़ा था, गॉस की थ्योरम में हमें टोटल फ्लक्स निकालना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पर इस पृष्ठ से पास होने वाले कुल फ्लक्स की गणना करेंगे, और जो हमारा कुल फ्लक्स होगा वो इन दोनों वृत्तीय पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स प्लस ये जो हमारा वक्र पृष्ठ है इससे गुजरने वाला फ्लक्स होगा। मतलब इन तीनों को हम जोड़ देंगे, देन टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस आपका निकल आएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से पास होने वाला फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, इसे फाई ई मान लीजिए, और ये आपका हो जाएगा फाई ई वृत्तीय प्लस ये फर्स्ट वाला ले लीजिए वृत्तीय,
ये सेकंड वाला ले लीजिए और प्लस दूसरा भी फाई की वृत्तीय होगा, प्लस तीसरा आपका होगा फाई की वक्र। अब आपको पता है जो टोटल फ्लक्स होता है वो होता है E डॉट dA का इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा E डॉट dA का इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन लगेगा। सेम ये वाला भी यही होगा, E डॉट dA का इंटीग्रेशन प्लस आपका थर्ड वाला भी यही होगा, E डॉट dA का इंटीग्रेशन। लेकिन इस वाले में dA नहीं बल्कि dA डैश होगा, क्योंकि इसका डिफरेंट एरिया एलिमेंट है तो हमने वो dA डैश मान लिया। तो यहाँ पर भी आपका A डैश आता है। अब ये हमें पता है E डॉट dA E dA हो जाएगा, बट यहाँ पर E और dA दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, इसीलिए यहाँ पर इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल 0 होगा। आपको पता है A डॉट B बराबर AB cos थीटा, इसलिए E डॉट dA बराबर E dA cos 0। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं बराबर करके इधर लिख देते हैं, यहाँ हमारे पास थोड़ी जगह की कमी है तो इधर लिख देते हैं। ये फाई E बराबर हो जाएगा आपका E dA cos 0 प्लस अगला वाला भी E dA cos 0 और प्लस थर्ड वाला E dA डैश cos 90 डिग्री। इसमें 90 इसलिए होगा, आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा है, एरिया एलिमेंट dA डैश का वेक्टर और E वेक्टर इन दोनों देखिए ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, पीछे हटाइए तो इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल 90 डिग्री, इसलिए यहाँ पर cos 90 आएगा। अब थोड़ा सा इस पर आप लोग ध्यान देंगे, E को हमने बाहर निकाल दिया, अंदर रह जाएगा केवल dA का इंटीग्रेशन। dA क्या है? ये छोटा सा एलिमेंट है जो आपको अंदर दिखाई दे रहा है। जब हमने dA का इंटीग्रेशन कर दिया तो इस पूरे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आ गया और पूरा अनुप्रस्थ काट हम पहले ही कैपिटल A मान चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इस इंटीग्रेशन ऑफ dA की जगह पर A आ जाएगा। प्लस ऐसे अगला देखिए E को आप बाहर कर दीजिए, अंदर केवल dA इंटीग्रेशन रह जाएगा। चूंकि cos 0 तो 1 हो गया, तो 1 हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं रहा, केवल dA का इंटीग्रेशन बचेगा और dA का इंटीग्रेशन फिर से A हो जाएगा और cos 90 0 होता है तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2EA, ये आपका फाई E आ गया। लेकिन गॉस की थ्योरम से जो फाई E होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। यहाँ पर फाई E की जगह पर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 लगा देंगे और बराबर 2EA, Q की वैल्यू लगा दीजिए। ये Q की वैल्यू आपको पता है सिग्मा इंटू A, तो Q की जगह सिग्मा इंटू A आ जाएगा, अपॉन में एप्सिलॉन 0 चल रहा है, बराबर 2EA, A से A कैंसिल। फाइनली जो आपका E निकल के आएगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 है। तो यही जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है किसी समतल अचालक चादर के निकट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, इसके लिए आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करना है। एक बार इस डेरिवेशन को फिर से अच्छे से देख लीजिए, आप लोग इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे लिख कर। चलिए अब हम एक आपको थर्ड एप्लीकेशन और बताते हैं। थर्ड जो हमारा एप्लीकेशन है वो एग्जाम की दृष्टि से बस वो डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, बट उससे वो कोई क्वेश्चन बनाकर दे देता है, कोई उससे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाकर दे देता है। आपको कॉन्सेप्ट के लिए उसे बहुत अच्छे से समझना होगा। चलिए तो हम थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन में जो समतल अचालक चादर होंगी वो एक नहीं बल्कि 2 होंगी। तो इसके लिए हटाते हैं, तो इस समय जो समतल अचालक हम चादर लेंगे वो 2 लेंगे। देखिए 2 समतल
अचालक चादरों के बीच तथा बाहर बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र। देखिए इस बार दो समतल अचालक चादर होंगी और इन दोनों समतल अचालक चादरों के बीच में हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा और बाहर वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा। ये भी बस इसमें उसमें ये अंतर है, वहां पर अभी जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें एक समतल अचालक चादर थी और इसमें दो समतल अचालक चादर। एक समतल अचालक चादर हमने ये ले ली और बिल्कुल सेम ऐसे ही एक समतल अचालक चादर हमने ये ले ली। एक समतल अचालक चादर हमने ये ले ली और इन दोनों पर हमने प्लस आवेश एक समान रूप से फैला दिया। मतलब पहली जो चादर है इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है और जो दूसरी चादर है इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा ले लिया और हमने इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा ले लिया। तो जरूरी नहीं कि दो पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर हो, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। सिग्मा और जरूरी नहीं कि वो सिग्मा सिग्मा हो, एक सिग्मा 1 और दूसरा एक सिग्मा 2 हो सकता है। बस आप तरीका आपको समझना है। चलिए एक बार हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों चादरों के बीच में निकालेंगे। दोनों चादरों के बीच में ये बिंदु जो हमने पी लिया, ये बिंदु की कहीं पर भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि हम बीचों बीच में ले, कहीं पर भी ले सकते हैं। चलिए तो हम इस पर तीव्रता निकालते हैं। ये पहली चादर है हमारी और ये दूसरी चादर है। पहली चादर की वजह से बिंदु P पर तीव्रता हमने मान ली E1 है और E1 चादर से दूर भागेगी क्योंकि चादर पर प्लस आवेश फैला हुआ है और प्लस आवेश की वजह से तीव्रता हमेशा आवेश से दूर होती है, इसीलिए E1 दूर भागेगी। प्लस ये दूसरी चादर की वजह से बिंदु P पर तीव्रता हमने E2 मान ली और जो E2 हमारी तीव्रता होगी वो भी आवेश से दूर भागेगी क्योंकि इस पर भी प्लस आवेश फैला हुआ है। अर्थात जो बिंदु P है यहाँ पर दोनों तीव्रताएं अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, इसीलिए बिंदु P पर जो हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे वो E बराबर E1 माइनस E2 और E1 और E2 क्या है? E1 पहली अकेली चादर की वजह से तीव्रता है, E2 दूसरी अकेली चादर की वजह से तीव्रता है। और अभी आप लोगों ने ड्राइव किया था कि अकेली चादर की वजह से जो तीव्रता होती है वो हमेशा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होती है, इसीलिए E1 की जगह पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 लगा देंगे और E2 की जगह पर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 लगा देंगे। दोनों बिल्कुल बराबर हैं और चिन्ह में विपरीत हैं, कैंसिल बराबर चिन्ह हो गया। हमें यहाँ पर ये पता चला कि दो चादरों के बीच दो समतल अचालक चादरों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा 0 होती है, कहीं पर भी आप तीव्रता निकालेंगे 0 आएगी। अब हम बात करते हैं बाहर के क्षेत्र की, तो अंदर तीव्रता कितनी हो गई 0। अब हम बाहर का एक बिंदु लेते हैं। चलिए बाहर हम तीव्रता इस वाले बिंदु पर निकाल देते हैं। ये P था, इस तरफ कोई बिंदु हमने ले लिया Q, ठीक है, ये बिंदु हमने Q ले लिया। पहली चादर की वजह से बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे, दूर भागेगी क्योंकि प्लस आवेश फैला हुआ है। ऐसे ही दूसरी चादर की वजह से तीव्रता E2 मान ली, ये भी तीव्रता आवेश इससे चादर से दूर भागेगी क्योंकि इस पर भी प्लस आवेश फैला हुआ है। तो अब हम बिंदु Q पर अगर बिंदु Q पर कुल तीव्रता देखेंगे तो E बराबर आपकी जुड़ेगी E1 प्लस का E2 और E1 तो वही है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और E2 भी आपका वही है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये दोनों जब जुड़ेंगे तो सिग्मा अपॉन केवल एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। तो ये दो चादरों के बाहर तीव्रता। ये जो बिंदु Q था वो हमने दूसरी चादर के बाहर लिया था, जरूरी नहीं है
ये बिंदु Q आपका पहली चादर के भी बाहर हो सकता है। अब हम पहली चादर के बाहर तीव्रता आपको और निकाल के दिखा देते हैं, देखते हैं यहाँ पर तीव्रता कितनी होती है। पहली चादर के बाहर कोई बिंदु हमने ले लिया R, बिंदु हमने R ले लिया। पहली चादर की वजह से बिंदु R पर तीव्रता E1 हमने मान ली, और ये आवेश से दूर भागी क्योंकि प्लस आवेश फैला हुआ है। ये दूसरी चादर की वजह से R पर तीव्रता निकालेंगे, वो भी आवेश से दूर भागेगी क्योंकि यहाँ पर भी आवेश प्लस फैला हुआ है। सेम वैसे ही अब देख लीजिए R की हम बात करें तो R पर E बराबर फिर से आपका वही जुड़ेगा U प्लस E, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, जब आप जोड़ेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ये आपका डेरिवेशन हो गया। तो यहाँ पर इतना सब कुछ करने पर हमें ये पता चला कि दो समतल अचालक चादरों के बीच अगर दोनों चादरों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है तो हमेशा हमेशा तीव्रता 0 होती है। और इनके बाहर, चाहे पहली चादर के बाहर चाहे दूसरी चादर के बाहर लें, जो तीव्रता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होती है। तो ये थे हमारे गॉस की थ्योरम के दो आज के अनुप्रयोग। बाकी जो इसका एक अनुप्रयोग है उसे हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहीं पर छोड़ते हैं।